चलिए ध्यान देंगे। यहां तक मैं बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने बताया था स्टूडेंट डेटा बनाना, और उसमें बताया था कि किस तरीके से हम टोटल के लिए सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्स निकालने के लिए मैक्स का फॉर्मूला, और मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम। उसी आधार पे क्या बताया गया था कि पास और फेल कैसे डिसाइड आप कर सकते हैं इफ फॉर्मूले के मदद से। ठीक है, और फिर उसी में थोड़ा सा ऐड किया और बताया कि पास फेल के साथ साथ अगर डिवीजन को भी दिखाना हो तो फिर कैसे दिखा सकते हैं। तो डिवीजन के लिए ये लगाया था फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिवीजन के लिए यूज किया था हमने। उसके अलावा अटेंडेंस शीट बनाना बताया था। ये अटेंडेंस शीट स्टूडेंट के लिहाज से था। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और उनके अटेंडेंस। उसमें बता रहा है प्रेजेंट, एब्सेंट। अच्छा, प्रेजेंट और एब्सेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले प्रेजेंट निकालने के लिए काउंटिव फॉर्मूले का यूज किया। काउंट करना है कंडीशन के साथ। तो इसमें क्या था कि रेंज बता दिया और पी को बता दिया कि इस रेंज में से केवल पी को काउंट करना है। अगले वाले में क्या है? अगले वाले में अपने रेंज बताया और डॉट को बताया कि, और फिर उसमें से -4 इसलिए क्योंकि 4 दिन संडे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इतना काम किया। फिर फी डिटेल्स भी बनाया हमने, और फी डिटेल्स में हमने इंस्टॉलमेंट्स निकालना सीखा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, जैसे जैसे जमा करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? बैलेंस घटते जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस नेगेटिव में दिखाए, बैलेंस जो है वो नेगेटिव में दिखाए, तो ये E3 को बाद में घटाइए। ये जो E3 है इसको लास्ट में करिए। माइनस E3 का मतलब ये फी, तो फी को अंत में आप यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बैलेंस रह गया है 4600। ठीक है, मान लीजिए इसमें और कोई जमा करता है, फिर से मान लीजिए 600 रुपए इसने जमा कर दिए, तो अब मात्र 400 रुपए रह गया, 4000 रह गया, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी ऑलरेडी, समझ गए? ठीक है, अब इफ फॉर्मूले का यूज और करते हुए मैंने वो वाला एम्प्लॉय वाला फॉर्मूला बताया है ना। एक तो ये बताया था कि यहाँ पर अगर आप कोर्स चेंज करेंगे तो इसका प्राइस अपने आप चेंज हो जाएगा। और एक एम्प्लॉय वाला भी आप लोगों से बनवाया था कि उसका पोस्ट अगर ये हो, पोस्ट अगर मैनेजर हो तो उसकी सैलरी कुछ और होगी, सुपरवाइजर हो तो उसकी सैलरी कुछ और होगी, है ना। तो उसी का यूज करेंगे अगले शीट पे। ठीक है, तो अगले शीट पर हमें क्या बनाना है? ये देखो, अगले शीट पर सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर उसके बाद लिखते हैं एम्प्लॉय कोड, EMP कोड, फिर उसके बाद में लिखते हैं एम्प्लॉय का नेम, EMP नेम, है ना। एम्प्लॉय नेम के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसका पोस्ट किस पद पर है। ठीक है, पोस्ट के बाद में फिर हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी सैलरी। ठीक है, सैलरी, पोस्ट एंड सैलरी। तो ये 4 चीज पहले अभी लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे और कुछ ऐड करना होगा तो वो करेंगे। फिलहाल अभी इतना लिखते हैं कि इसको क्या क्या मिल रहा है। एम्प्लॉय कोड है हमारे पास, हर एम्प्लॉय का नाम हम मेंशन करने वाले हैं, फिर कौन से पद पर है ये मेंशन करेंगे, और उसकी सैलरी। अच्छा, मैंने पोस्ट के लिए क्या बताया था कि आप चाहो तो लिस्ट बना सकते हैं उसमें। ये 10 लोगों का यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। पोस्ट में क्या कर दीजिए, पोस्ट को सेलेक्ट करिए, डाटा में जाइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह क्या बना दीजिए? लिस्ट। और सोर्स में लिख दीजिए कौन कौन सी चीज़ों का लिस्ट बनाना है आपको। तो आपने लिख दिया मैनेजर, ठीक है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कॉमा, उसके बाद में क्या था? क्लर्क, और उसके बाद में था पियून, और एक और लिख लेते हैं गार्ड। ठीक है, तो 5 लोग यहाँ पर हमने मेंशन कर लिए। ओके, अब यहाँ एक लिस्ट बन गया ना जिसमें 5 है। अब इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। जैसे सपोज करिए इसके अंदर हमने पियून डाल दिया। अब इसकी सैलरी की फॉर्मूले का कैसे लिखेंगे? लिखवाया था लास्ट क्लास में, इज इक्वल टू इफ, और उसके बाद में चेक करेंगे किसको? D2 को। अगर D2 बराबर होता है किसके? मैनेजर के। शुरुआत मैनेजर से कर लेते हैं, मैनेजर के, तो इसकी सैलरी कर देनी है 35,000। अदरवाइज इफ
D2 बराबर होता है अगर सुपरवाइजर के, ठीक है, तो सुपरवाइजर को तो इसकी जो सैलरी होगी वो कर देते हैं हम 30,000, ठीक है। नहीं तो अगर D2 बराबर होता है किसके, क्लर्क के, तो क्लर्क की जो सैलरी है वो कितनी कर दें, 28,500, तो यहाँ पर हमने 28,500 कर दी। देन उसके बाद इफ D2 बराबर है अगर किसके, प्यून के, PEON, प्यून के, तो इसकी जो सैलरी है वो कर दी कितनी, 16,000, ये ना 18 है, तो 18,000 कर दी। और उसके बाद में दोबारा यही बात लिख देंगे D2, तो वही तो लिख रहे हैं, गार्ड की जो सैलरी है वो 15,000 है, नहीं तो खाली, 2 बार इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है, ब्लैंक, और 5 बार यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया प्यून के हिसाब से यहाँ सैलरी। अब आपको क्या करना होता है कि पहले चेक कर लेना होता है कि किसी पोस्ट पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मैनेजर की सैलरी ठीक आ रही है, सुपरवाइजर सही आ रहा है ना, क्लर्क, और अगर किसी में नहीं आ रहा है मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा या फिर स्पेस डाल दिया होगा, तो ये सब पे लगभग सही आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसे आराम से ड्रैग कर सकते हैं ताकि नीचे भी यही आए, समझ गए बात। हाँ, तो इसके अंदर डाटा भर लेना होगा, सीरियल नंबर 1, एम्प्लॉय कोड कर लो 1001, बैठो। हाँ, उसके बाद नाम में कर लेते हैं सूरज, ठीक है, गार्ड की जगह मैनेजर। अच्छा देखो स्मॉल में लिखा तो नहीं लिया इसने, खैर यहाँ लिस्ट में से चुनते हैं, डन। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट भर लेना होगा, हो जाएगा। किसी को फॉर्मूला लिखना है या लिखवा चुके थे अगले क्लास में, हाँ, तो टेबल बनाइए और टेबल के साइड में भी जगह छोड़िएगा क्योंकि इसमें चीजें ऐड करनी है मुझे, तो टेबल बना लीजिए और टेबल के साइड में जगह थोड़ा छोड़ दीजिएगा, कॉपी में बना लीजिए। लो, इसमें और भी चीजें ऐड करनी है या मैं ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला लिख कर दिखाइए इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं विच इज HRA, ठीक है, HRA है, और अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे ताकि उसी में नीचे लिखे। HRA देना है मुझे 30%, ठीक है, बता रहे। DA देना है मुझे, HRA को कर देते हैं 25%, ना 20% होगा ये, 20%। जो DA है हमारा, DA इसको कर देते हैं हम 35%, और जो PF कटेगा, PF इसको कर देते हैं 10%, ठीक है। देन उसके बाद में नेट सैलरी निकाल के बताइए, चाहे टोटल सैलरी निकाल के बताइए आप, टोटल सैलरी, ये आपको करना है। HRA का मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, जो कंपनी आपको रहने का खर्च देती है उसे हम कहते हैं HRA, होम रेंट अलाउंस, और जो कंपनी खाने पीने के लिए खर्च देती है उसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस यानी कि DA, और जो आपके पैसे में से कट कर सरकार के खाते में जमा होता है ताकि आपको पेंशन मिल सके उसे हम कहते हैं PF, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, 4 चीजें आपको खुद इसका फॉर्मूला लिखकर मुझे दिखाना है। सैलरी कौन से सेल में है, E2 में है, सैलरी जो है वो E2 नंबर सेल में है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, HRA, एक सेकेंड, HRA, ठीक है, इज इक्वल टू E2, E2 मत बोले तो सैलरी। अगर मैं कहूं कि 35,000 का आपको 20% निकालना है तो आप क्या करेंगे, 35,000 गुणे 20/100, यही करेंगे ना। तो क्यों नहीं गुणा इसमें 20/100 कर दिया, निकल जाता, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, E2 का 20%, E2 का 20%, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यही तो निकालना था। मतलब ये हुआ, ऐसे भी निकलेगा
लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं E2 का 20%। चलिए बचाइए, DA का क्या निकालोगे, DA का क्या बनाओगे? तो DA का क्या लिखेंगे, E2, आप सिंपली बताओ कि 35,000 का कितना निकालना है, तो 35,000 का आप कहेंगे कि 30% निकालना है। तो 30% का मतलब होता है 30/100। तो आप उसी चीज को फॉर्मूले में डाल दीजिए, लेकिन फॉर्मूले में आप कांस्टेंट की जगह ज्यादातर किसको प्रेफर करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू रखने की जगह ज्यादातर हम सेल एड्रेस को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू बदलती है तो वहां एड्रेस भी, जैसे 35,000 का 30% निकाला तो 35,000 हमारा किस में है, E2 में। और E2 क्यों दे रहे हैं, 35,000 क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर बाद में हो सकता है यहाँ पे वैल्यू बदले, मैनेजर की जगह कोई और पोस्ट हम डालें तो उसकी तो सैलरी चेंज हो जाएगी ना। सो 35,000 ना देकर हम उसका सैलरी एड्रेस दे रहे हैं गुणा 30/100, ठीक है। लेकिन 30/100 लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सीधा E2 का 30%। 30/100 का मतलब क्या होता है, 30%। ये फॉर्मूला हो गया आपका DA का। अब PF का और टोटल सैलरी का जल्दी लिख के दिखाइए मुझे। PF का और टोटल सैलरी का ये लिख लो जिसको लिखना है, मतलब आपको PF 10% कैलकुलेट करनी है, PF आपको 10% कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल यही लिखेंगे ना, इजिकल टू E2 का 10%, ये लिखेंगे ना, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब जो टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी है, इस टोटल सैलरी को कैसे निकालोगे, तो देखो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सैलरी जो है उसमें HRA को DA को जोड़ा जाता है, लेकिन PF हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, बेसिक सैलरी किस में है, E2 में, बेसिक सैलरी किस में है आपकी, E2 में, HRA किस में है, F2 में, और DA किस में है, G2 में, ठीक है। E2 में आपकी सैलरी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सैलरी। F2 में क्या है, HRA, और G2 में क्या है, DA। लेकिन घटाना पड़ेगा किसको आपको, H2 यानी कि PF को, ठीक है। सैलरी तो कंटिन्यूअस है, ये हो गया इसका विस्तार रूप। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते थे, इजिकल टू सम E2 से लेकर G2 तक, यही ना जोड़ना है, कहां से कहां तक जोड़ना है, E2 से लेकर G2 तक, और घटाना किसको है, H2 को। ये आपका बना ओरिजिनल फॉर्मूला। आप ऐसे भी बना सकते थे, ये भी तरीका है, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेल में इसको पुट करते हैं, कहां पर, तो यहां लिखेंगे हम इजिकल टू जो सैलरी है उसका 20%। तो 20% लिखो या 20/100 लिखो, बात एक ही है, 7,000 आया। फिर यहाँ पर इजिकल टू जो सैलरी है उसका 30%, ठीक है। PF जो है इजिकल टू E2 का 10%, ठीक है। अब ये तो आ गई, टोटल को कैसे निकाला हमने, इजिकल टू सम। देखो लेकिन सबको जोड़ना नहीं है, तो हमें जो जो जोड़ना है उसको लेते हैं, सैलरी जोड़नी है, HRA जोड़ना है, DA जोड़ना है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, माइनस कर देना है हमें PF को, समझे। तो ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं, दो बातें और होंगी इसमें, सैलरी, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, सैलरी डिडक्टेड, ठीक है, डिडक्टेड फॉर एब्सेंट। अगर उसने अपने काम में कुछ एब्सेंट किया है, कुछ छुट्टी वगैरह ली है, तो उसकी सैलरी डिडक्ट की जाएगी, है ना। तो सैलरी कुछ डिडक्ट कर ली जाएगी, तो फिर नेट सैलरी उसकी क्या बनेगी वो बताना है। लेकिन उससे पहले जरूरी होगा ये बताना कि इसने एब्सेंट कितने दिन किया है, और एब्सेंट हम तभी बता सकते हैं जब इसका अटेंडेंस बनाया जाए, ठीक है। अभी जो हमने अटेंडेंस शीट बनाया वो स्टूडेंट के लिए बनाया, ना कि एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो सेम अटेंडेंस शीट हम एम्प्लॉय के लिए भी तो बना सकते हैं।
सेम टू सेम अटेंडेंस शीट हम जो बना सकते हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें तो सेम रहेंगी ना। ये 2 लाइन इसमें ऐड करके छोड़ दीजिए। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं क्या, इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉय पेमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉय के जो पेमेंट डिटेल्स है वो इसमें है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको एब्सेंट पता नहीं चलेगा कि कितने दिन एब्सेंट किया है इसने, तब तक आप उसके एब्सेंट के लिए सैलरी डिडक्ट नहीं कर सकते हो। अगर इसने 1 दिन एब्सेंट किया है तो बताओ कितना पैसा काटा जाएगा। 49,000 इसकी सैलरी है, और अगर 1 दिन एब्सेंट करता है तो कितना पैसा काटा जाएगा। आप कहेंगे कि 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30 से डिवाइड करेंगे, 1 दिन की सैलरी निकल जाएगी। तो 1 दिन की जो सैलरी निकल रही है उससे उतना ही काटा जाएगा। अगर 3 दिन एब्सेंट किया होगा तो 1 दिन की सैलरी में 3 से मल्टीप्लाई करके काटा जाएगा, है ना। एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। तो अगर हम इसका 1 दिन का सैलरी कैलकुलेट करें फॉर बस ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, लिखना नहीं इसको, क्या है ये, I2 डिवाइडेड बाई 30। सपोज अगर 30 का महीना है और 1 दिन की सैलरी हम निकाल रहे हैं तो इसकी 1 दिन की सैलरी 1633 रुपए पड़ रहे हैं। ठीक है, अब 1633 रुपए पड़ रहा है 1 दिन का सैलरी, और हमें पता है कि ये 3 दिन एब्सेंट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दिन की इसकी सैलरी जो होगी वो इतनी होगी। समझ रहे हैं बात को। अगर वही कहें कि नहीं 4 दिन एब्सेंट किया है तो 3 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इसने एब्सेंट कितना दिन किया है, इसके लिए तो हमें अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए, सेकंड सीट आपको जो बनानी है वो आपको सेम टू सेम यही बनाना है। तो अभी सिखाता हूं कि सेम टू सेम चीज को अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो एक दिक्कत आती है, पता है क्या। जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और आप नए शीट पर जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो साइज एकदम गड़बड़ हो चुका है, साइज वगैरह सब कुछ क्या है, इक्वल आया है। जबकि इस सीट में हमारे पास क्या था, इस सीट में हमारे पास साइज मेंटेन किया हुआ था। तो ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इस सीट को करेंगे डिलीट, और वापस आएंगे हम इस सीट पर। ठीक है, हमें सेम टू सेम सीट चाहिए, बस हम थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे उसका, और कुछ नहीं। तो जब एक सीट का डुप्लीकेट सीट बनाना होता है तो आप राइट क्लिक करते हैं उस सीट के ऊपर, और यहाँ पे मिलता है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी, मूव का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह भेज देना, और कॉपी का मतलब होता है यहाँ भी रहेगा और एक नया कॉपी बन जाएगा। तो हम ये वाला काम करेंगे, मूव और कॉपी करके। तो मूव और कॉपी कर रहे हैं तो कह रहा है कि ये आपका मूव हो रहा है, ठीक है। बिफोर सीट, कौन से सीट के पहले, तो हमें किसी सीट के पहले नहीं करना, हमको सबसे लास्ट में करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, मूव टू एंड। अच्छा, अगर अभी ओके कर दिया तो पता है क्या होगा, ये सीट जो है यहां से हटके लास्ट में चला जाएगा, मूव होगा, कॉपी नहीं होगा। तो नीचे फिर क्या लिखा है, क्रिएट अ कॉपी। यहाँ पे सीधा लिखा है मूव टू एंड। मूव टू एंड का मतलब होता है ये जो सीट है ये यहां से हटकर कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी से क्या होगा, मूव तो करेगा लेकिन इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से मूव टू एंड भी करेंगे और क्रिएट अ कॉपी भी करेंगे। ओके, तो अभी देखिए 2 सीट आ गए, एक सीट अपनी जगह पर है और दूसरा सीट लास्ट में है। कोई फर्क आया, एकदम जैसे का तैसा सीट गया है। बस आपको नाम चेंज करना है इसका, और इसका नाम रखना है एम्प्लॉय अटेंडेंस। एम्प्लॉय अटेंडेंस, ठीक है। एम्प्लॉय का अटेंडेंस है, और यहां पर स्टूडेंट अटेंडेंस की जगह हम क्या कर देंगे, एम्प्लॉय अटेंडेंस। दोबारा एम्प्लॉयज अटेंडेंस, और उसके अलावा यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा के क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय कोड। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से,
सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ये तीनों चीजें कॉपी करके यहां डाल सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला डाटा हटा सकते हैं। ये वाला डाटा क्या है, 101 सूरज कुमार ना। आप देखो जी, हो गया, समझ में आया ये बात। तो ये काम हमें कर लेना है। अब प्रेजेंट और एब्सेंट का फॉर्मूला पहले से ही लगा है, तो अब ये बता रहा है कितने दिन प्रेजेंट है, 22 दिन। एब्सेंट कितने दिन किया है, 6 दिन। तो अटेंडेंस तो हमारा बन गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी काम किया हुआ था पहले से। अगर ना किया हो तो दोबारा बनाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। ये वाला शीट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं होगा। कोई नहीं, बना लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, आप मुझे बस इतना बताना है कि जब आपने ये अटेंडेंस शीट बना लिया है, और अटेंडेंस शीट में आपको पता है एब्सेंट प्रेजेंट कैसे निकालना है, पहले भी बताए हुए हैं, तो यहां पर जाना, ठीक है। और अभी मैंने क्या फॉर्मूला समझाया है कि जितने दिन एब्सेंट है उतने से मल्टीप्लाई करना है। एक दिन की सैलरी में जितने दिन एब्सेंट है उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो एक दिन की सैलरी कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई 30, ये एक दिन की सैलरी बताएगा, मल्टीप्लाई, अब कितने दिन एब्सेंट है तो देख के लिखना मत, लिखना मत, नहीं तो फिर हो सकता है कि कहीं एक दिन और एब्सेंट कर दिया। तो यहां पर जाएंगे और एब्सेंट वाले कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेंगे, सेल को ही सेलेक्ट कर लेंगे, 6 यहीं से ले लेगा और इंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला देखो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया एम्प्लॉय अटेंडेंस का A3 सेल, एम्प्लॉय अटेंडेंस का A3 सेल, मतलब ये वाला जो शीट है ना एम्प्लॉय अटेंडेंस, इसका A3 कौन सा है, AJ3, हाँ AJ3 सेल, ठीक है। और इस सेल का नाम आप देखो AJ3 ही होगा, AJ3 है। तो इस बात को समझिए, मल्टीप्लाई हमने किया है लेकिन 6 से ना करके एम्प्लॉय अटेंडेंस पे जो एब्सेंट है उससे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, अभी कितना आ रहा है, 9800 आ रहा है। सपोज करिए कि इसका एक दिन का हमने अटेंडेंस यहाँ पे लगा दिया, अभी जो एब्सेंट की संख्या है वो कम हो गई ना, एब्सेंट की संख्या 5 दिन हो गई, और 5 दिन हो गई तो इस बार 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, डॉट की जो संख्या है वो 6 अंकों तक है, तो हम इसको कम करते हैं थोड़ा, दशमलव के 2 स्थान तक, समझ गए। अब मान लो एक और अटेंडेंस आपने बना दिया इसका, एक और अटेंडेंस, अब ये कितने दिन हो गया, 4 दिन। तो यहां जब ये 4 दिन एब्सेंट हुआ तो यहां भी देखोगे तो अंतर आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों में लिंक है, बन जाएगा दोनों। अब नेट सैलरी बताओ जी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मिलना था इसको कितना, मिलना था 49,000, लेकिन इसके एब्सेंट करने की वजह से इतने रुपए इसके काट लिए गए, तो अब मिलेगा इसको कितना, 42,466 रुपया, समझे। अब दोनों फॉर्मूले अगर लिखने हैं तो लिख सकते हैं।